एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर 2 दैट इज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो प्रीवियस ईयर जो 10 साल में क्वेश्चंस आए हैं, जो बोर्ड ने पूछे गए हैं, वो मैं आपको इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश द सर्विस कंडीशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विद दैट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बेसिकली पहला पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस बताओ। ये सीबीएसई में 2018 में आया है। और ऐसे ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, कोई सा भी पूछ लेगा कि वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंडीशन बताओ या ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंडीशन बताओ। ये सीबीएसई में 2015 में आया है। ठीक है, सो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। अगर अकेले आता है तो लिखाना सिंगल सिंगल, और अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो लिखाना। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। ठीक है, मींस यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं कि आपको कितने घंटे काम करना है, ये फिक्स्ड होता है। बट ऑन अदर साइड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटा वर्किंग आवर फिक्स्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस हुआ कि यहाँ पे हमें पता है कि हमें इतने घंटे काम करना है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें नहीं पता कितने घंटे काम करना है। सेकेंड इज सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट। यस बेटा, ये सिक्योर एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि आपको पहले ही फॉर्म भरा लिया जाता है। आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी कभी भी जॉब से निकाले नहीं जा सकता। जब तक आपका टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा आपको जॉब से नहीं निकाल सकते। बट बेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर बॉस का मन चाहेगा, जब मन चाहेगा आपको निकाल सकता है। ठीक है, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है इसके अंदर। अब बात करें वर्किंग कंडीशंस। जो अनऑर्गेनाइज्ड में है वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होती है, सिक्योरिटी मिलती है आपको। ठीक है, मेडिसिन, मेडिकल की फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको वर्किंग कंडीशन भी बहुत अप टू मार्क नहीं मिलती है, कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, गवर्नमेंट में रजिस्टर होने के कारण सभी रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस को फॉलो करने होते हैं। बट अनऑर्गेनाइज की बात करें तो ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होता है, ड्यू टू विच हमें कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने होते। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें पता है कि हमें जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, तो हम ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक और बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर ना अनपेड लीव, पेड लीव होती है, यहाँ पे अनपेड लीव होती है। ठीक है, सो डिफरेंस बेटा ये आ जाता है। डिफरेंस बेटा ये आ जाता है कि आपको अगर यहाँ पे आपकी लीव भी मिलेंगी आपको। ठीक है, फिक्स जो लीव होती है वो भी मिलेंगी, और अगर आप एक्स्ट्रा लीव लेते हो तो वो आपको पैसे कट जाते हैं। बट यहाँ पर बेटा कोई लीव ही नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने बीच में छुट्टी भी ले ली तो आपके पैसे कटेंगे, वैसे भी छुट्टी नहीं देते हैं। और अगर बाई चांस आपने आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है उस कारण छुट्टी ले ली तो आपके तब भी पैसे कटने वाले हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंस है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसी तरह से आपको लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, पॉइंट्स में लिख के आना तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट गिव 5 रीजन फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। ये बोल रहा है कुछ 5 रीजन दो जो टर्शरी सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेक्टर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, मींस कि जो राइजिंग इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना हमारा टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंस हो रहा है डे बाय डे। सेकेंड इज व्हाई हैज द एंटायर टर्शरी सेक्टर ग्रोन इन इंपॉर्टेंस। पूरा टर्शरी सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंस में है, क्यों इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये 2017 में आया, 2015 में आया है। हाईलाइट द 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। 3 रीजन बताओ जिसकी वजह से हमारा सर्विस सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में इंप्रूव कर रहा है, हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को ही बेटा बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। तो ये आप ये देखो, घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आंसर सेम है क्योंकि बात किसकी हो रही है, टर्शरी सेक्टर की। चाहे वो टर्शरी सेक्टर के 5 पॉइंट पूछे, चाहे वो टर्शरी सेक्टर ये पूछे कि ओवरऑल ग्रो कैसे हो रहा है, या फिर 3 फैक्टर पूछे, या फिर सर्विस सेक्टर पूछे, तो ये किसकी बात कर रहा है,
टर्शरी सेक्टर के। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जो आप इजिली लिख पाओगे, आंसर होगा सेम इन सबका। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि सीबीएसई कैसे कैसे अलग अलग तरीके से पिछले 10 साल में किस तरीके से पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन 2023 में आया है, ये एक सेट में, ये दूसरे सेट में 2023 में आया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन समझना सीखो। चलो अब आंसर बताती हूँ आपको। सो बेटा इसका आंसर है 5 reasons for rising importance of the tertiary sector in production are। मैं 5 पॉइंट बता देती हूँ आपको। पहला इज राइज इन द बेसिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वैसे वैसे हमारा क्या नाम है, स्कूल बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, वो सब किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर में, मीन्स किसमें, टर्शरी सेक्टर में। तो जैसे जैसे हमारी बेसिक सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वैसे ही हमारा टर्शरी सेक्टर एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा। सेकेंड इज डेवलपमेंट in the primary and secondary sector has lead to development of the tertiary sector। देखो tertiary sector कब आता है, पहले प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर टर्शरी आता है। सो ऑब्वियसली जब प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ होगी, जब सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ होगी तो टर्शरी सेक्टर में भी होगी। ठीक है, क्योंकि जब आप प्राइमरी सेक्टर में, जैसे आप खेती में काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, तो उस आपने वहाँ से तो रॉ मटेरियल उठा लिया, वहाँ से ले लिया, लेकिन जो या फिर आप फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसके बाद जो मार्केट तक पहुँचाने का काम है वो किसका है, टर्शरी सेक्टर का। क्या टर्शरी सेक्टर के बिना ये सब हो सकता है, नहीं। टर्शरी सेक्टर भी इसलिए ग्रो होता है क्योंकि जब प्राइमरी सेक्टर इंप्रूव होगा, सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ होगा, तो ऑब्वियसली हमारा टर्शरी सेक्टर भी इंप्रूव होगा ही होगा, ग्रोथ होगा ही होगा। थर्ड इज ड्यू टू द राइज इन इनकम पीपल हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन द वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज। जैसे जैसे लोगों की इनकम आती है, लोगों पे पैसा ज़्यादा आता है, वैसे वैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, उनके शौक बढ़ जाते हैं, डिज़ायर नीड सब बढ़ जाती है उनकी। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, आप इनकम आपकी पहले कम थी तो क्या आप एक्स्ट्रा खर्चा कर पाते थे, क्या आप सेव कर पाते थे, नहीं। अगर आपकी इनकम अब ज़्यादा है तो आप क्या नहीं कर पाओगे। पहले लोग सिर्फ घरों में खाना खाते थे, बर्थडेज वगैरह होते थे तो घर पे ही खाना बनाते थे, बोलते थे चलो आज बर्थडे है तो आज स्पेशल घर पे बनाते हैं। बट आज क्या करते हैं, क्या आपने देखा है कभी घर पे खाना बनाते हैं लोग, क्या करते हैं, बर्थडे है तो चलो बाहर खाने चलते हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना। सो ये क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी ऐसे ही उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो यही सारा पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, फोर्थ इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू काइंड ऑफ सर्विसेज लाइक आईटी सेक्टर सर्विसेज। जैसे जैसे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे वो सर्विसेज आ रही हैं, वैसे ही हमारा टर्शरी सेक्टर भी बढ़ रहा है। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या आता है बेटा, 3 चीज आती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब से हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, द ट्रेड एक्सपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड रोल ऑफ सर्विस बिकम अ सिग्निफिकेंट। जब से ये सर्विस आई है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड हमारा लिबरलाइजेशन, जब से ट्रेड जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया है, आईटी भी आने के कारण, और इसमें बहुत सारी जो हमारी ऑनलाइन इंटरनेट जॉब है वो भी आने लगी है, ब्लॉगिंग वगैरह, जो यूट्यूबर है, ये सब किसकी वजह से, ये सब इसमें आता है हमारा इसके सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट लिख के आना है जरूर कि सर्विस जो गवर्नमेंट, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें स्कूल खोलने पड़ेंगे, हॉस्पिटल गवर्नमेंट को, तो ये सारी चीज़ें हमारे टर्शरी सेक्टर में आ जाता है। और प्राइमरी सेकेंडरी इंप्रूव होगा तो हमारा टर्शरी भी इंप्रूव होगा। थर्ड इज जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो बेटे उनका लिविंग स्टैंडर्ड ही बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, सर्विसेज और ज़्यादा लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले क्या नाम है, कार नहीं थी। ठीक है, अभी आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, आपने कौन सी सर्विस लेना स्टार्ट कर दिया, आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेना स्टार्ट कर दिया, आपने कार खरीद ली, बाय कर ली। क्यों, आपका इनकम बढ़ी। तो फोर्थ इज डेवलप, आईटी सेक्टर जब से आया है और जरा डेवलपमेंट होने लगा है, टर्शरी सेक्टर हमारा बढ़ने लगा है। और जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है तब से भी हमारा टर्शरी सेक्टर बढ़ने लगा है। तो इन पॉइंट्स मैंने आपको बोल्ड पॉइंट्स बता दिए हैं, इसको आप और एक्सपेंड करके लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये सीबीएसई में 2014 में पूछा गया है। किस एक्ट की बात कर रहा है, ये नरेगा की बात कर रहा है या फिर मनरेगा। ठीक है, दोनों ही सेम है, किसी भी नाम से आ सकता है, दोनों ही चीजें सेम है। या फिर एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा
2005 में। ऑब्जेक्टिव बताओ नरेगा का क्या था या मनरेगा का, सीबीएसई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव था बेटा, नरेगा एम्स टू एनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय गारंटिंग 100 days wage employment in a financial year to every household, do adult member volunteer for unskilled manual work। देखो नरेगा का एम था कि 100 दिन के लिए गारंटी इनको जॉब दी जाएगी, वर्क एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली नरेगा का यही था कि 100 दिन तक के लिए वेज जो भी है उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये चीज़ हुई थी। और अगर आप पूछते हो कि 100 डेज का ही क्यों था, 100 डेज का इसलिए था, अगर 100 डेज में जो भी उनकी इनकम होती है उससे वो पूरा साल तो कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में। ये जो 100 डेज के लिए होता है, इसलिए वो बाकी जो 365 डेज है टोटल वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। फीचर्स क्या है इसके, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है, एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। सबसे फीचर्स क्यों बेसिकली क्यों हो रहा था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके जो अनस्किल्ड है या फिर जो बहुत ज़्यादा पुअर है, और हम पॉवर्टी को हम अपना कम कर सकें। ठीक है, employment guarantee, it provide a legal guarantee for wage employment to rural household for at least 100 days। लीगल गारंटी है जो कि वेज एम्प्लॉयमेंट को दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट दी जाती है रूरल हाउस होल्ड को फॉर एटलीस्ट 100 डेज। आपको बस बेसिकली इसमें याद रखना है 100 दिन की ये कहानी थी, 100 दिन के लिए किया गया था। और पॉवर्टी को रिडक्शन करने के लिए अगर कोई किसी का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, अगर वो पुअर है, तो उसकी जो 100 दिन का पैसा बनता है उसके अकाउंट में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राइट टू वर्क पे, राइट फॉर वर्क, जो हमारा राइट है टूवर्ड्स वर्क। ठीक है, तो वो सबके पास है, सबको काम मिलना चाहिए, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। सो बेसिकली दैट्स वाई नरेगा बना गया था या फिर मनरेगा, कुछ भी नाम से आए, आपको इस तरह से ही क्वेश्चन लिखना है, इस तरह से आंसर, क्वेश्चन समझ के इस तरह से आंसर लिखना है, इसमें पॉइंट्स में लिख के आओगे, इजीली अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है, सो ये था हमारा नरेगा। आई होप आपको सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे ना तो आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो मैं हर तरह का बता रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में आया है, इससे आपको हिंट मिलेगा कि क्या सीबीएसई का पैटर्न होता है, किस तरह से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रही हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि मैडम ने 1 घंटे की वीडियो बना दी, बहुत ज़्यादा बड़ी तो प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए, इसलिए छोटे छोटे पार्ट से बना रही हूँ कि आपको डिफिकल्टी ना हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।